नमस्कार दर्शकों, आज हम ईपीएस 95 पेंशन स्कीम जो है उसके बारे में बड़ी चर्चा करने वाले हैं, जिसमें कई सारे बिंदु आज हम लिख के लाए हैं, उन पर चर्चा करेंगे। और मनोज जी से मेरे कई सारे सवाल होंगे, जिसमें शायद होगा कि ईपीएस का हल कैसे निकलेगा, उसका भविष्य क्या होगा, ईपीएस अगले जो दूसरी पेंशन स्कीम है उससे वो अलग कैसे हैं, क्योंकि किस तरीके से जो हमारे इतने लाखों बुजुर्ग हैं वो इतनी कम पेंशन में अपना गुजारा कर रहे हैं। हालांकि कई सारे आंकड़े भी मनोज जी ने भी खुद दिए थे, आंकड़े उनको जस्टिफाई भी किया था, लेकिन अभी जो हमारे मेन बिंदु आज हैं, जो आप तक जानकारी पहुंचना सबसे जरूरी है कि 5 मुख्य चीज ईपीएस के बारे में आज इनसे जानेंगे। साथ ही साथ ईपीएस कंपैरिजन अदर स्कीम के साथ वो कैसे हैं, और अब हाल का बजट जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन जो अब आने वाला है, जो मानसून सत्र शुरू होगा, उसमें क्या अपेक्षाएं रह सकती हैं, उसमें क्या बातें हो सकती हैं, उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ अब ईपीएस का भविष्य आखिर कहाँ टिका है, क्योंकि मात्र ये जो भविष्य है ईपीएस का नहीं, बल्कि यहाँ पर जो जितने भी लाखों करोड़ों बुजुर्ग हैं उनके भविष्य के ऊपर बात है कि उनका भविष्य अब बिगड़ेगा या संवरेगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पर इतनी कम पेंशन में किस तरीके से गुजारा होता है, आखिर ये बुजुर्ग ही जानते हैं, वही जानते हैं, और हम भी उनकी पीड़ा समझते हैं। लगातार उनके अवेयरनेस के लिए हम वीडियोस बनाते रहते हैं। लेकिन अब क्या है, अब आगे क्या होना है कि 5 मुख्य चीजें ईपीएस के बारे में आप जरा बताएं कि वो 5 मुख्य बातें क्या हैं, जिससे कुछ हल होगा, जिससे कुछ परिणाम आएगा और कुछ जो खुशखबरी है वो मिलेगी। देखिए, सबसे पहले 5 बातों में अगर समेटना चाहते हैं आपकी 5 चीजें क्या करें, आप के मतलब आपका सवाल ये है कि 5 चीजें बुजुर्गों को क्या करनी चाहिए, यही है सवाल ना? हाँ जी। जिससे कि इस समस्या का हल हो। तो सबसे पहले हमने कहा ही है, पहली बात तो ये कि सब लोग संगठित हो जाएं, सब लोग इकट्ठे हो जाएं और मसीहा ढूंढना बंद करें। संगठित तो हो रहे हैं, लेकिन सब अपना आइडिया शेयरिंग करें और कलेक्टिव विजडम के साथ चलें, कलेक्टिव लीडरशिप के साथ चलें। किसी मसीहा के चक्कर में ना पड़े, किसी नेता के चक्कर में ना पड़े, किसी मनोज स्वराजी के चक्कर में ना पड़े। साथ इकट्ठे हो, साथ में तय हो, ताल हो, मतलब सुर ताल एक साथ बजे, साथ में बहुत सारा डिस्कशन हो और रास्ता निकले। और ये चीज हम लोग कर चुके हैं, बहुत सारा काम ये हो चुका है कि लगभग सारे बुजुर्ग अब इस बात पे सहमत है कि सहमति तो बनी रही है। ईपीएस 95 की ऐप के बारे में आपने भी और मैंने भी वीडियो के माध्यम से बताया है कि गूगल प्ले स्टोर पर अगर मिनी संसद लिखेंगे आप विदाउट स्पेस MINISANSAD, तो ईपीएस 95 की ऐप ऊपर ही आ जाएगी, उसको इंस्टॉल कर ले और वहां पर जाकर आप अपने सुझाव दें। पहला काम तो मैंने ये बताया कि संगठित हो जाएं। दूसरा काम ये बताया है कि अब आपको संगठित होने के साथ साथ ये छोड़ना पड़ेगा कि भाई 7,500 की डिमांड इसको छोड़ना पड़ेगा। अगर मांगना ही है तो जो सब लोग मांग रहे हैं 10,000, जो ओल्ड पेंशन स्कीम वाले जिनके 10,000 मिल रही है वो मांगो। जब मांगना ही है तो खुल के मांगो। 7,500 का कोई लॉजिक भी नहीं है और 10,000 का लॉजिक आता है। तो दूसरा काम तो ये करें कि हम 7,500 की जगह 10,000 कहना शुरू करें, क्योंकि 10,000 के बगैर गुजारा है भी नहीं। सच्चाई यही है कि जब सरकार पेंशन दे रही है तो 10,000 मिनिमम मिलनी ही चाहिए। मिनिमम पेंशन भी सेकेंडरी है, क्योंकि मिनिमम पेंशन से कुछ होने वाला नहीं है। तीसरा काम हमें ये करना पड़ेगा कि ईपीएस 95 का जो भी फंड है ना, ईपीएफओ को तो हम क्या करें कि ईपीएफओ को तो करो बंद, ईपीएफओ की जरूरत नहीं है, सारा फंड ले ले सरकार, और सरकार गारंटेड पेंशन दे। गारंटेड पेंशन का मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम के तर्ज पे ईपीएस 95 को पेंशन मिले, तभी बेड़ा पार हो सकता है। और ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए अर्धसैनिक बल भी ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहे हैं, देश के जो कर्मचारी हैं, मतलब सरकार के कर्मचारी हैं, वो भी ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहे हैं। तो ईपीएस क्यों ना उसमें शामिल हो जाए, वो भी ओल्ड पेंशन स्कीम की ही बात करें। ये मिनिमम पेंशन वाला जो चक्कर है ना, ये अब चक्कर से आगे निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये हल नहीं। आने वाले 2-4 साल में फिर मिनिमम पेंशन चिल्लाएंगे, फिर वो पेंशन कम हो जाएगी, तो उससे कोई हल निकलेगा नहीं। हल निकलेगा तभी जब आपके पास कोई पर्टिकुलरली स्कीम होगी, कोई ऐसी स्कीम होगी जिसमें आपको कम से कम जिंदा रहने के लिए हमेशा सही पेंशन मिलती रहे, वो ओल्ड पेंशन स्कीम है। 3 बातें तो ये हो गई। चौथी बात क्या करेंगे? चौथी बात ये करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है ईपीएस 95 का, इसको स्क्रैप आउट करो, खत्म करो। ईपीएफओ को भी खत्म करो, ये फॉर्मूला बंद कर देंगे तो बिल्कुल बंद कर दो। ईपीएस का नाम ही बदल दो, मैं तो कह रहा हूँ ईपीएस को ओल्ड पेंशन स्कीम ही कह दो। और सबका जैसे पुरानी एक फैमिली पेंशन थी, आपको पता है 1995 से पहले उन सब पेंशन सरकार कर चुकी है पहले भी, ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात कह रहा हूं मैं। सरकार कर चुकी है कि पुरानी पेंशन स्कीम थी जो मिलती थी अलग अलग कंपनीज की, अलग अलग तरह की, वो सबको मर्ज करके ईपीएस 95 बना दी। तो ईपीएस को भी खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम में डाल दे, क्या दिक्कत है? ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह। अरे
थोड़ा कम दे दो ओल्ड पेंशन स्कीम से, सरकारी कर्मचारी हैं भैया सरकार के, वो तो दामाद होते हैं, तो उनको थोड़ा ज्यादा दे दो। लेकिन हम भी सौतेले दामाद थोड़ी हैं, ये भी तो कर्मचारी ही हैं देश के। अगर वो बच्चे हैं सरकार के तो ये सौतेले बच्चे थोड़ी ना है प्राइवेट कर्मचारी, इनको थोड़ा कम दे दो। लेकिन दो उसी तरीके से कि भाई इनका भी इज्जत की रोटी मिले, इज्जत की रोटी मिले। इज्जत तो चार चीजें तो मोटी मोटी बात ही हो गई। पांचवी जो सबसे बड़ी चीज है कि वो आपको अब इमीडिएट करना पड़ेगा कि हम जो बिल बना रहे हैं एक ऐसे कानून के हमें प्रस्ताव रखना पड़ेगा और सांसदों से मिलकर सदन में प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से या सरकार के माध्यम से पेंशन बिल लाना पड़ेगा, पेंशन अपडेशन बिल या जैसा जो भी नाम देंगे हम उस पर तैयारी कर रहे हैं। तो पांचवी चीज ये बहुत जरूरी है कि हम सब मिलकर एक ऐसा कानून बनवाएं जिससे आने वाली हमारी जो कर्मचारी है उन सब का भविष्य सुरक्षित हो जाए। सरकार तो चाहती है कि सब लोग सड़क पर खड़े हो जाएं और कटोरा ले लें हाथ में। सरकार सब काम लेना चाहती है लेकिन जिम्मेवारी से दूर भागना चाहती है। तो जब पूरी जिंदगी सरकार काम लेती है या सरकार उन कंपनियों से काम लेती है तो उनकी जिम्मेवारी भी है कि उनके भविष्य को, जब वो बुढ़े हो जाएं, जब किसी काम के ना रहें, तो उनको फेंका तो नहीं जा सकता ना, उनको भी जिंदा रहने का हक है। हम और आप भी अगर किसी प्रतिष्ठान में काम करते तो आपका भी अगर पीएफ कटता है तो आपको भी ईपीएस 95 की स्कीम में आते हैं। दौलत जी ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं आते, आप सबका। तो पांचवा छठी बात और मैं ये कहना चाहूंगा, आप जैसे जितने युवा लोग हैं ना जो ईपीएस योजना से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी है। अगर कहीं प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं आप और कंपनी आपका पीएफ काट रही है तो आप ये बात मान लीजिए कि आप भी उस पेंशन के सदस्य हो गए हैं, ईपीएस 95 के। आपको पता भी नहीं होगा आप उसके सदस्य हो गए। आपका पैसा तो कल को जब आप बुढ़े हो जाएंगे तो ये आपके भी हित की लड़ाई में लड़ रहा हूँ मैं। उन सब कर्मचारियों की 7 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, जो कि 7 करोड़ लोग पूरे देश में हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो उन सब युवाओं को एकजुट करके, ये छठा पॉइंट में बोल रहा हूँ, एकजुट होकर एक साथ आ जाना चाहिए और सरकार पर से मांग रखनी चाहिए कि उनका भविष्य सुरक्षित हो। क्योंकि जो बुजुर्ग है उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है, उनका तो वर्तमान है। इस समय जो पेंशनर है, पेंशनर का वर्तमान सुरक्षित करना है और युवा लोग जो काम कर रहे हैं, देश के कामगार हैं, उनका भविष्य सुरक्षित करना है। ये पॉइंट है। अब जो मेरा अगला सवाल है, जो ईपीएस स्कीम है और जो एनपीएस ओपीएस जो अन्य स्कीम है वो एक दूसरे से अलग अलग कैसे हैं और कैसे एक में घाटा हो रहा है, एक में नुकसान हो रहा है, एक में फायदा हो रहा है, एक में तो एक धन्ना सीट होने जा रहे हैं और एक में लगातार नीचे गिरे जा रहे हैं। ये आखिर कैसा बंटवारा हुआ ये बंटवारा कैसा है? मैं बताऊं आपको, पेंशन तो आपको पता ही है, पेंशन बुढ़ापे की लाठी होती है। हाँ जी। और जो पेंशन में भी एक तो होती है कंट्रीब्यूटरी पेंशन होती है। कंट्रीब्यूटरी की मतलब हमने आपने कुछ पैसा डाला, उसके बेस पे बुढ़ापे में हमें कुछ पैसा मिल गया, उसे बोलते हैं कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स। तो ईपीएस 95 कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। इसके साथ साथ एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम भी वही थी कि भाई कंट्रीब्यूशन था और कंट्रीब्यूशन के बाद आपको बुढ़ापे में आपको रिटर्न मिलेगी। एक होती है डिफाइंड बेनिफिट। डिफाइंड बेनिफिट का मतलब है कि भाई फिक्स है, उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो है ओल्ड पेंशन स्कीम। उसमें आप एम्प्लॉय को कुछ देना नहीं पड़ता, उसमें सरकार की जिम्मेवारी होती है कुछ दे। लेकिन अब क्योंकि सरकार प्राइवेट सेक्टर को तो दे नहीं सकती तो उसको ओपीएस में कैसे लाएंगे? तो ओपीएस का जो फंड, सॉरी ईपीएस 95 का जो फंड है ना, वो सरकार ले ले, लाखों करोड़ रुपया, 10 लाख करोड़ से ज्यादा का फंड होगा। तो एक तरह का वो फंड आ गया सरकार के पास, फंड को जैसे चाहे इस्तेमाल करे, बस उनको गारंटी दे कि तुमको इतना पैसा मिलेगा, तो सरकार को फंड आएगा। दूसरा, एम्प्लॉयर से भी पैसा ले, एम्प्लॉयर पैसा देता ना ईपीएस 95 में, तो सरकार ही ले ले पैसा, ईपीएफओ में डाल के सरकार सीधा ले ले, घुमा के ईपीएफओ में दे के और ईपीएफओ के सर पे मर देती है। काम तो सरकार करती है, सारा मजा सरकार लूटती है, पैसा सरकार के पास के कंट्रोल में रहता है, सरकार की योजनाओं में लगता है और बदनाम करती है ईपीएफओ को। ईपीएफओ इसलिए लगा रखा है, जैसे समझ लो ना कि पिटने के लिए, गाली देने के लिए लोग ईपीएफओ को गाली दें और सरकार बची रहे। तो ये ठीक नहीं होगा। ये किसी के पीठ पे रख के, कंधे पे रख के बंदूक चलाना सरकार बंद करे, ईपीएफओ के कंधे पे बंदूक रख के चलाना बंद करे। सरकार को ये चाहिए कि सीधा सीधा डायरेक्ट बात करे और लोगों को डायरेक्ट करे। तो पहला तो मैंने आपको जो डिफरेंस बताया, आपने कहा मेन डिफरेंस क्या है, कि पहला डिफरेंस होता है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, और एक तो डिफाइंड होता है और एक कंट्रीब्यूटरी होता है। मतलब तो एक तो मिलना ही मिलना है और एक कंट्रीब्यूटरी है। ये दो पहला अंतर बताया। दूसरा अंतर ये है कि ये एनपीएस जो है वो मार्केट ड्रिवन है, यानी कि शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा सरकार इन्वेस्ट करती थी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट करती है, लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं जो हालत शेयर मार्केट की हुई है, हाँ, वो तो धड़ाम गिरा है।
अरे वो तो कहीं ना कहीं अरे ये नुकसान होगा। नेता क्या करते हैं? अभी ट्रम्प ने क्या किया? ट्रम्प हाँ। ने क्या जानबूझ के, देखो आप रणनीति समझो, ये जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, चाहे मोदी जी हैं, चाहे ट्रम्प है, इनके पीछे इनके भी मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, जो जो बड़े बड़े कहते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बड़े पैसे वाले होते हैं। जैसे एलन मस्क है, वो किसके पीछे? ट्रम्प के पीछे है। मोदी जी के पीछे आरोप लगते हैं कि अडानी अंबानी का। अब मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन अक्सर सब किसी भी बड़े पॉलिटिशियन के साथ उद्योगपति का एक बैकअप तो होता ही है, उसका फेवरेट उद्योगपति होता है जो उसकी उसके लिए बैकअप करता है या उसके लिए फंड का अरेंजमेंट करता है। तो पॉलिटिशियंस का काम होता है उनको फायदा करा देना। अब उनको फायदा कैसे होगा? ट्रम्प का एग्जांपल देता हूं मैं। ट्रम्प ने सडनली एक ऊट पटांग टैरिफ वाला सिस्टम लागू किया, उससे क्या हुआ? बाजार में भगदड़ मच गई और लगभग 3 ट्रिलियन की जो रुपया है वो गायब हो गया। ये पैसा है जो डॉलर है वो मार्केट से गायब हो गया, यानी एकदम धड़ाम से नीचे बाजार गिर गया। क्यों गिराया गया? एक बयान मात्र से पूरी दुनिया के बाजार गिर गए। तो गिर गए तो यानी सस्ते हो गए, सस्ते हो गए तो किसने खरीदा होगा? ट्रम्प को तो पता है, बाद में रेसिप्रोकल वाला अभी खबर आ रही है कि वापस ले रहा है चाइना को छोड़ के, तो बाद में फिर बाजार उठा। तो जैसे ही बाजार गिरा, जिनको पता होगा कि ये बयान आएगा तो बाजार गिरेगा, गिरते समय जो आम आदमी वो तो कह रहा है यार मर रहे हैं, बेचो, निकलो, भागो, वो भागेगा। और खरीदेगा कौन? जिसको पता है कि कल फिर चढ़ने वाला है बाजार। उसको पता था। ट्रम्प, जैसे ट्रम्प का एग्जाम्पल ले लें, ट्रम्प ने अपने आदमी बिठा दिया कि मैं ऐसे बोलूंगा तो मार्केट ऐसे धड़ाम गिरेगा, और जब धड़ाम गिरेगा तो तुम माल सारा खरीद लेना। लोगों को लगा देंगे, अपने लोगों को लगा देंगे, शेयर मार्केट में पूरा माल खरीद लेंगे। पूरा माल खरीदने के बाद 3 दिन बाद फिर दूसरा बयान जारी कर देंगे, फिर मार्केट अप हो जाएगा। वो ठगासा महसूस करेगा, जिसका पैसा था वो तो लुट गया। तो शेयर मार्केट इतना वनरेबल है, इतना इतना वॉलेटाइल है कि वो नेताओं के इशारे पे नीचे चले जाता है, नेताओं के एक बयान पे ऊपर चला जाता है, और नेताओं के बयान से बड़े बड़े लोगों को फायदा हो जाता है। और अल्टीमेटली घाटा किसको होता है? जिनका पैसा लगा हुआ, जो आम लोग हैं, जो इन्वेस्टर है, छोटे इन्वेस्टर है, उनका घाटा होता है। और ये जो पेंशन वाले हैं, ये इन्वेस्टर ही तो हैं। तो इनका फंड का पैसा वो उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपति सिर्फ 2 मिनट में बयान देके और खा जाते हैं, पी जाते हैं। तो मोटी बात मैंने कहने का मतलब ये है कि भैया मार्केट ड्रिवन कम होना चाहिए। एनपीएस में भी था और ईपीएस 95 में भी था, लेकिन ईपीएस 95 में लगभग ऐसा कहा जाता है कि 90% जो पैसा था वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में था। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी सरकारी योजनाओं में, सरकार में लगा हुआ था पैसा, इसलिए वो सुरक्षित भी था। 10% कहते हैं कि बाजार के अधीन था, अधीन है ईपीएस 95 का, लेकिन 90% पैसा है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में है। तो कम से कम पैसा बचा हुआ है। अगर शेयर मार्केट में लग जाएगा सारा पैसा एनपीएस की तरह, काफी पैसा शेयर मार्केट में रहता है एनपीएस में, तो धड़ाम धड़ाम हो जाएगा। अब ईपीएस में 1.16 मिलता है गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, और एनपीएस में 14.5% होता है। 14.5%, जहां तक मेरे को, अगर कुछ आंकड़े में कुछ आगे पीछे हो सकता है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, लगभग इतना है। और बढ़ा भी दिया गया, लेकिन मतलब एक तरफ तो सरकार 15 से 20% कंट्रीब्यूशन दे रही है और एक तरफ 1% कंट्रीब्यूशन दे रही है। तो ये बड़ा डिफरेंस है ईपीएस 95 और एनपीएस में। तो एनपीएस मैं ऐसे सीधे बोलूं, ईपीएस 95 सबसे खराब स्कीम है। उससे अच्छी स्कीम एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम। और सबसे अच्छी स्कीम, और नहीं, उससे भी अच्छी एक और नई आई है, यूपीएस है, और सबकी बाप है ओपीएस। तो सबसे बढ़िया जो स्कीम है वो ओल्ड पेंशन स्कीम है। तो क्यों ना ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ चला जाए, और जो लोग कंट्रीब्यूटरी पेंशन में है, जो लोग ईपीएस 95 में है, उनको भी ओल्ड पेंशन स्कीम जैसा कुछ मिल जाए, और उसके बदले में चाहे सरकार उनका फंड ले ले, चाहे सरकार जो एम्प्लॉयर है उन पर थोड़ा सा पैसा और बढ़ा दे। एम्प्लॉयर यानी ये फंड कहाँ से आता है? सरकार से थोड़ी ना आता है, ये कंट्रीब्यूशन आता है ईपीएस 95 का एम्प्लॉयर से, जो नौकरी देता है, जो उद्योगपति है, जो पैसा देता है, जो बड़ी कंपनी है वो पैसा देती है। तो वो कंपनी पर सरकार थोड़ा सा और बढ़ा दे कि भाई तुम थोड़ा और ज्यादा दो पैसा, सरकार उनसे पैसा ले, अपने पास रखे, देना तो बाद में है। तो सरकार को तो डेवलपमेंट के लिए पैसा मिलेगा, सरकार को अपनी वेलफेयर के लिए पैसा मिलेगा, सरकार मजबूत होगी, और बाद में सरकार पैसा दे दे एम्प्लॉइज को, अपने कर्मचारियों को भी मजबूत करे, खुद को भी मजबूत करे। तो विन विन सिचुएशन है। क्या दिक्कत है? सरकार को करना चाहिए, मुझे लगता है। अभी अभी जैसे भी जो बजट अभी था, यहाँ पर शीतकालीन सत्र था, वो पूरा हो गया। वहाँ पर कहा जा रहा था, लगातार न्यूज आ रही थी कि इसमें खुशखबरी आएगी, इसमें कुछ मिलेगा। अब अगला सत्र मानसून सत्र आएगा, उसमें भी टाइम है अभी, लेकिन इस टाइम में क्या हो सकता है कि मानसून सत्र में ईपीएस के जो पेंशनर्स हैं उनकी बात पहुँचे, उनकी बात हो, या वहाँ भी नाउम्मीद रह जाएंगे?
देखिए बजट सत्र की बात थी, तो बजट सत्र में तो ये कह रहे थे कि ईपीएस 95 के लिए बजट एलोकेट करें, एक्स्ट्रा बजट एलोकेट करें। असल में क्या होता है कि सरकार 1.16 अप्रोक्सीमेट, थोड़े आंकड़ों में मेरा मेमोरी थोड़ी सी कभी कभी हो जाती है, 1.16 के करीब कंट्रीब्यूशन करती है पेंशन का। तो उसको जितने भी एम्प्लॉइज जो जितने भी पेंशनर होते हैं उनका एक साल का खर्चा एस्टिमेट मानती है। तो अपने हिस्से का पैसा वो किसको देती है? ईपीएफओ को देती है, या पेंशनर पेंशन के फंड में देती है, ये समझ लो ईपीएस 95 में। तो ये हर साल देती है। पिछली साल शायद 10,000 करोड़ के करीब था, इस बार 11,000 करोड़ के करीब दिया एक साल का पैसा। तो बजट सत्र में तो जो रेगुलर पैसा मिलना था वो मिल गया 11,000 करोड़। उससे तो क्या है, वो तो पहले से ही पैसा डिफाइंड है, पेंशन में जुड़ के आएगा। वो जो मिनिमम पेंशन के लिए जो पैसा है, सरकार ने 1,000 कर दिया मिनिमम पेंशन, तो उसमें जो भी पैसा लगता है वो सारा पैसा वो उसी के अंदर जुड़ जाता है। तो मोटी बात कहने का मतलब ये है कि जो बजट सत्र में था, जो मिलना था, वो तो असंभव, वो तो मतलब जो भी था संभव था वो हो चुका है, कुछ नया नहीं हुआ, कोई ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये जो संसद का सत्र होता है ये कानून बनाने के लिए होता है। इसमें कानून बनते हैं, नई नई चीजें बनती है, नई नई सरकार पॉलिसी बनाती है। तो सत्र इसीलिए होता है। तो हमारे नेता, हमारा कोई आज तक गया ही नहीं सत्र में ये मांग करने कि भाई, वैसे ही मुंह उठा के चले जाते। सत्र में जाओगे तो कानून बनाने की बात करो ना, ईपीएस 95 पे कानून के अपडेशन की बात करो, ईपीएस कानून के जरिए पेंशन दिलाने की बात करो। कोई करता ही नहीं था। ज्यादातर क्या करते थे, एमपीज के पास जाते थे, एमपीज से कहते थे आवाज उठा दो। अरे संसद में आवाज उठाने से क्या होगा? संसद में तो कानून बनाया जाता है ना। आवाज उठ जाएगी, सुन लेंगे, उन्होंने सुन ली, ठीक है, उनका मन है नहीं करे। लेकिन अगर बिल पेश करवाते, कोई कानून बनवाते, जिससे फॉर्मूले को स्क्रैप डाउन करवाते, सरकार को मजबूर करते किसी चीज के लिए, तो बेहतर होता। लेकिन इनके पास जो लीडरशिप है ईपीएस 95, इनके पास कोई विजन नहीं है, कुछ नहीं है। ये अंधेरे में तीर मार रहे हैं और ये सिर्फ संगठन खेल रहे हैं। लोगों को जोड़ते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, मौज काटते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और जिंदगी भर ये चाहते हैं ये दुकानदारी ऐसे ही चलती रहे। ये कोई सोल्यूशन नहीं चाहते। तो इसलिए मैंने कहा कि अगले जो सत्र आएगा, मानसून सत्र, उसमें हम ऐसा कोशिश करें, हम सब मिलकर बैठकर कोई कानून ऐसा बना लें, और वो कम से कम संसद में कोई सांसद को मना लें, किसी सांसद को रिक्वेस्ट कर लें, कोई इंडिपेंडेंट सांसद हो, छोटी पार्टी का सांसद हो, या सरकारी पक्ष का सांसद हो, कि वो ये बिल रख दे, सदन में रख दे, और बिल पास करके कानूनन अधिकार मिल जाए हमारे को पेंशन का। और उसके बगैर काम चलेगा नहीं। तो अगले मानसून सत्र की जो भी जितने भी संगठन चला रहे हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी मैं तो उनसे ही अपील करता हूँ, यही रणनीति होनी चाहिए कि पेंशन के हित में कोई कानून बनाया जाए। वकील खड़े होते हैं तो वो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की मांग करते हैं, पत्रकार खड़े होते हैं तो वो पत्रकार प्रोटेक्शन बिल की मांग करते हैं। सब कानून मांग रहे हैं ना, संसद से कानून मिलता है ना, कानून के जरिए पैसा मिलता है। कानून होगा तो सबको अधिकार मिल जाएगा। आपको कानून आप बनवाते नहीं, संसद में आवाज उठाते हो, नेताओं से मिलते हो, गले में फूल डालते हो, वित्त मंत्री से मिलते हो, श्रम मंत्री से मिलते हो, फलाने मंत्री से मिलते हो, ढिमके मंत्री से मिलते हो, प्रोटेस्ट करते हो, लेकिन असली काम है, असली बात है, वो तो करते ही नहीं। बहुत समझ के मुझे यही समझ में आया कि भाई कानून बनाने की जरूरत है, और अगले मानसून सत्र में इस पर कानून के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। मैं बहुत तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए वीडियोस भी कम आ रहे हैं। कोई बोलना ज्यादा और करना ज्यादा पे, करने पे मैं ज्यादा विश्वास रखता हूँ। बोलता इसलिए रहता हूँ कि लोग आशा लगाए रहते हैं कि भाई कर क्या रहे हो, कहीं चुप तो नहीं हो गए, कहीं सो तो नहीं गए। और मेरे पास मैं बहुत सारे लोगों की आवाज उठाता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी आवाज बहुत सारे लोग सुनते हैं, और बहुत सारे लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, प्यार करते हैं। तो उनकी भी बात उठानी पड़ती है। तो मैं सबकी बात उठाना चाहता हूँ, लेकिन ईपीएस 95 मेरे दिल के करीब है, वो तो मेरे दिल में रहती है हमेशा जी। अब ये जो आखिरी सवाल जो है मेरा, वो है ईपीएस के भविष्य को लेकर। इसका भविष्य आखिर टिका किस आधार पर है? क्या यही चलता रहेगा, अगर ऐसा ही होता रहेगा जैसा जुल्म अभी एक जुल्म ही है एक तरीके से, अगर कहा जाए, जो जितने भी बुजुर्ग सुन रहे हैं तो उनके ऊपर एक तरीके से जुल्म ही है, तो यही चलता रहेगा, कुछ आवाज उठेगी भी, या फिर अब इसका भविष्य गर्द में ही है, ये ऐसी बस जैसे गुजारा चल रहा है, गुजारते रहो, कोई ना सुनने वाला, ना कोई कुछ करने वाला, देखिए, या फिर कुछ होगा? देखिए दौलत जी, मैं तो शब्दों से खेलता हूँ। आपने कहा ईपीएस 95 का भविष्य क्या होगा, मैं इसको कहूँ तो देखो, बड़ा मजेदार शब्द होगा, लेकिन उसके अर्थ आपको भी अच्छा लगेगा, लेकिन आप कहेंगे इसके दो मतलब निकलते हैं। ईपीएस 95 का सत्यानाश हो जाए, समझ रहे हो इस बात का मतलब? ईपीएस 95 का विनाश हो जाए, ईपीएस 95 नष्ट हो जाए। मैं ये भविष्य चाहता हूँ, ये योजना ही खत्म हो जाए, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। भैया सरकार या तो ओपीएस दे दे, नहीं तो जो पैसा जमा है लोगों का ब्याज के सहित वापस कर दे। ईपीएस 95 का कोई भविष्य ना हो, मेरी ये उम्मीद है, मेरी ये इल्तिजा है। पेंशनर का भविष्य तभी बनेगा जब ईपीएस 95 का कीड़ा, ईपीएस 95 का कैंसर खत्म होगा, ईपीएस 95 की बीमारी खत्म होगी।
तो जब तक ईटीएस नहीं होगी खत्म ही करनी पड़ेगी। हाँ, इसको खत्म ही करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज है नहीं। ये लाइलाज हो गई है, ये क्रोनिक हो गई है, ये कैंसर हो गई है, ये ऐसी हो गई है कि इसको कुचल देना चाहिए, हाथी के पैर से कुचल देना चाहिए। ईपीएस 95 योजना को हाथी के पैर से, पहाड़ से फेंक देना चाहिए, समंदर में डुबो देना चाहिए और जूतों के तले कुचल देना चाहिए। इस योजना से कुछ नहीं मिल रहा है। ये इतनी घटिया, बेकार, रद्दी और कहते हैं लूटने वाली, बुजुर्गों को नष्ट करने वाली योजना है कि इसको फेंक देना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है। तो अगर इसको फेंक देंगे तो जो कुछ मिल रहा है वो भी मिलेगा कि आप क्या? अरे योजना फेंकेंगे, योजना फेंक देंगे, इससे तो कुछ ही नहीं मिल रहा। सारे बुजुर्ग बर्बाद ना हो जाएंगे? क्यों बर्बाद हो जाएंगे? योजना फेंक देंगे, उसको जो पैसा है वो सरकार देगी, वापस देगी। हमारा पैसा हमें चाहिए ही नहीं। योजना क्या गारंटी सरकार देगी? क्यों नहीं देगी? कानूनन अधिकार, अरे आपका कानूनन अधिकार है। अगर मेरा पैसा आपके पास जमा है और मुझे योजना में नहीं लगाना पैसा, तो नहीं लगाना पैसा, खत्म करो इस योजना को। क्या जबरदस्ती थोड़ी ना दोगे भाई? आप मुझे खराब सामान बेच रहे हो, सपोज करो खराब ब्रेड बेच रहे हो, आपके पेट में रोज दर्द हो रहा है, रोज दर्द हो रहा है, खराब ही ब्रेड मिल रही है, तो क्या करोगे? ब्रेड लेना बंद करोगे ना। ईपीएस 95 जिंदा क्यों है कि उसमें कंट्रीब्यूशन से पैसा जा रहा है। अब जब बंद हो जाएगी तो हमारा पैसा बचेगा जाने से, और जो फंस गया है पैसा उसे निकाल लेंगे, वो सरकार निकाल के दे। यही तो बात है भाई। तुम्हारा भी पैसा कट रहा होगा, तुम कहीं जॉब नौकरी करते हो, तुम्हारा पैसा जा रहा है ना, वो ऐसे ही जाएगा, गड्ढे में जा रहा है। तो ना, नहीं जाना चाहिए ना आपका पैसा गड्ढे में। आपके साथी कैमरामैन का पैसा गड्ढे में नहीं जाना चाहिए। इतने सारे हजारों करोड़ लोगों का पैसा गड्ढे में नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले इस गड्ढे को ही खत्म करना पड़ेगा ना, जिसमें लीकेज है। इस ईपीएस 95 को नाश करना पड़ेगा, इसका विनाश करना पड़ेगा, इसको कुचल के रोड रोलर चला देना पड़ेगा इसके ऊपर। बस मैं यही कहना चाहूँगा। और इसका भविष्य यही है कि इसका कोई भविष्य ना हो। इसका कोई भविष्य ना हो, तभी पेंशनर का भविष्य होगा और नई कोई योजना आए ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह, जिसमें भविष्य बनेगा। वरना पैसा वापस कर दो जो जमा है लोगों का। बिल्कुल, यहाँ पर जैसे उन्होंने कहा कि अगर ईपीएस में कुछ भविष्य चाहिए तो उसका भविष्य ही नहीं रहना चाहिए, यानी ईपीएस ही नहीं रहनी चाहिए। इसकी बात, इसकी कवायद यहाँ पर आज मनोज जी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। और